स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। 9 तारीख को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और 1 मंथ से भी कम का समय बच गया है, तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए रिवीजन करने में, ठीक है। लूसेंट का अच्छे से रिवीजन कीजिए, परीक्षा वाणी का अच्छे से रिवीजन कीजिए और लास्ट 3 या 4 मंथ के उत्तराखंड, इंडिया, इंटरनेशनल और नेशनल के करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। साथ ही साथ बजट के जो आंकड़े हैं उनको आप देख के जा सकते हैं, ठीक है। बजट में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनको भी आप जो है देख के जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग का एक पेपर मैं करवा चुका हूँ जीएस के क्वेश्चन जिसमें है, और ये पेपर नंबर 2 है जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन आज मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जीएस के क्वेश्चनों को। पहला आपका प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो जो आपका मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 5-65 जो है आपका, जो हमारा मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। तो पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था आपका आर्टिकल 243 जो है ये पंचायतों की कार्यकाल की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो पंचायतों के आर्टिकल भी आपको देख के जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए थे। तो आपके जो भुवन चंद खंडूरी हैं इन्होंने जो है महिलाओं के लिए 50% जो स्थान थे वो आरक्षित किए थे पंचायतों में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था पुलिस के एग्ज़ाम में। अगला आपका ये ओल्ड क्वेश्चन है। तो जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रतियोगिताएं 2014-15 में सर्वाधिक थी। तो ऐसे डाटा को आपको क्या है, जब आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे डाटा देखते हैं तो इसको आप जो है करंट ईयर का चेक कर सकते हैं कि करंट टाइम पे जो है, जैसे 2022-23 या 2020-21 का आप चेक कर सकते हैं कि 2020-21 या 22-23 में जो है कौन सा राज्य जो है प्रति व्यक्ति आय किसकी सर्वाधिक है और किसकी कम है, ठीक है। तो ऐसे आंकड़ों को तैयार करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में निश्चित ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप जो है करंट से तैयार कर लीजिएगा, ये क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप करंट का चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री सहित जो है अधिकतम जो आपकी 12 मंत्री हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें 15% हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 15% हो सकते हैं और मंत्रियों की संख्या मिनिमम जो है 12 हो सकती है। और ये प्रावधान आपका 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी और मिनिमम जो है 12 होगी, ठीक है। अधिकतम जो है 12 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपका जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर जो आपका ये सीमा साझा करता है भारत के साथ बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नौकरीक आरक्षित जैव मंडल स्थित है। तो नौकरीक आरक्षित जैव मंडल आपका हो जाएगा, ये आपका मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो 16 सुवन का संबंध है, तो 16 सुवन का संबंध आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से हो जाएगा, ठीक है। 16 सुवन उपोष्ण पर्वतीय वनों का रूप है। इस प्रकार के वन जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसमें जैसे चीड़ हो गया, पाइन हो गया, इसके प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। तो जो हमारे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुछ पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक हो जाती है, इसलिए वहाँ पे जो है ये 16 वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जो दक्षिण भारत में जो 16 वन है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो तांबे का देखिए करंट टाइम पे आई थिंक मध्य प्रदेश इसका आंसर है। मध्य प्रदेश जो है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो जो आपका डोलवी इस्पात संयंत्र है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। डोलवी इस्पात संयंत्र आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है झूम खेती डैश डैश को कहते हैं। तो झूम खेती का एक अन्य नाम आपका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, ठीक है।
झूम खेती जो है यह एक स्थानांतरणीय कृषि होती है, जिसमें थोड़े थोड़े अंतर के बाद जो है खेत बदलते रहते हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। झूम खेती में क्या होता है, जैसे आपने सबसे पहले ये वाला खेत चूज़ किया, इस वाली भूमि पे आप गए, आपने यहाँ पे जंगलों झाड़ियों जो भी है इनकी सफाई की, यहाँ पे आपने खेती की, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब हमने यहाँ पे खेती की, आपने देखा यहाँ की जो उर्वरक क्षमता है वो अब कम हो चुकी है, यहाँ पे अब अच्छी खेती नहीं हो रही है। फिर आप दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ भी आप यही प्रोसेस करते हैं। कुछ टाइम आप यहाँ खेती करते हैं, फिर आप तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ भी आप यही कृषि करते हैं। इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर स्थान को अपना चेंज करते हैं, ठीक है। खासकर आदिवासियों के द्वारा की जाती है ये। और जो पूर्वोत्तर भारत की हमारी पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। एक प्रकार से इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे पर्यावरण पर ये पड़ता है कि इससे जो है जंगलों की सफाई होती है, क्योंकि इसमें जंगलों की जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो उनको काटा जाता है, तो इससे हमें हमारे पर्यावरण को इससे नुकसान भी होता है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि वैसे आई थिंक सही नहीं है, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि जंगलों की मात्रा भी इसमें कम होती आ रही है। अगला आपका प्रश्न है कि जो हीराकुंड बांध है, तो देखिए डैम्स भी आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बांध से बन सकता है। तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं दामोदर की, तो दामोदर नदी पे आपका एडन नहर हो जाएगा। ये एडन नहर वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि 2021 में जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एडन नहर कौन सी नदी पर है। तो एडन नहर आपकी दामोदर नदी पे हो जाए, तो एडन नहर आपकी जो है ये दामोदर नदी पे स्थित है, ठीक है। और गोदावरी नदी की एक परियोजना है, गोदावरी नदी पे एक परियोजना है जो पोचमपाद परियोजना जो है किस नदी पे है, तो ये आपकी गोदावरी नदी पर ही है, ठीक है। हीराकुंड का आंसर आपका महानदी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे हमारा यूकेपीएससी है, तो अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट ये होती है ये किसको सौंपता है, तो हमारा जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य के राज्यपाल को जो है लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था। तो जो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हमारा हुआ था इसका अंत हुआ था आपका सालबाई के संधि के साथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1785 तक चला था, और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था इस टाइम पे, ठीक है। हेस्टिंग्स के टाइम पे ये हुआ था, और इस युद्ध का अंत जो है आपकी सालबाई के संधि हुई थी, ठीक है। तो आपके जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे आपको सबकी जो है कार्यकाल देख के जाना है कि किस किस टाइम पीरियड पे हुआ था। और कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संधियाँ आपको सब जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे उनकी संधियाँ आपको याद करके जानी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था। तो भारत में जो ठगी प्रथा का अंत किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में, इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था। और इसके लिए इन्होंने जो है एक कर्नल को नियुक्त किया था जिनका नाम था कर्नल स्लीमैन, ठीक है। कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था 1830 में, इन्होंने इनके द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी वो आपके 1854 में जो है सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रारूप 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था, ठीक है। यहाँ से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है धन का बहिर्गमन का जो सिद्धांत था इसको इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है। ऐसे ही आपके जैन धर्म में भी आ जाते हैं, तो जैन धर्म के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेगम मुमताज़ महल का मूल नाम क्या था। तो मुमताज़ महल का मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है।
मुमताज़ महल का मूल नाम हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। मेहरुन्निसा का मूल नाम था नूरजहाँ, ठीक है, नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये भी आपका काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर, ठीक है, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला आपका प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसको जो है भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी थी, इसलिए इसको भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आर्टिकल 32 जो है ये भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पहले भी आ चुका है यूकेपीएससी के एग्जाम्स में। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न दोस्तों कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो क्वेश्चन आता है काफ़ी बार पेपर में। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई जो आपकी 72.5 मीटर इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई हो जाती है आपकी 72.5 मीटर, 72.5 मीटर इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी। तो रजिया सुल्तान आपकी 1236 में ये शासिका बनती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो मनसबदारी प्रथा जो है ये आपकी अकबर ने ही प्रारंभ की थी, ठीक है। स्कीम्स आपके एग्जाम्स में काफ़ी आती हैं, कुछ पुरानी स्कीम्स हैं जो आपके रिपीटेड होती है एग्जाम में, उनमें से एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी 2016 में शुरू हुई थी, जिसके तहत इसका जो बजट राशि थी वो 8,000 करोड़ थी, ठीक है। तो बजट राशि तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं, लेकिन इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। 2016 में जो है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हुई थी और बजट राशि आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, 8,000 करोड़ इसकी बजट राशि थी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन मार्क किया यहाँ पे क्योंकि ये करंट आपको चेक करना होता है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। जैसे आपका बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, आपको इसका ओल्ड आंसर तो पढ़ना नहीं है, आपको जो प्रेजेंट टाइम का है, जैसे आप बजट 2022-23 का चल रहा होगा तो बजट 2022-23 का आप देख सकते हैं, और 22-23 के साथ साथ आप 2020 और 21 का भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिंक हो जाते हैं करंट के उससे। तो जैसे आपका 2016-17 दिया है तो यहाँ पे आपका आयोग क्या करेगा, 2020-21 कर देगा इसको, या 2022-23 कर देगा आपको इसको, और क्वेश्चन आपका सेम रिपीट हो सकता है, ठीक है। आयोग यहाँ पे पूछ देगा आपको कि वर्ष 2020-21 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है, या आयोग यहाँ पे कर देगा आपको कि वर्ष 2021-22 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है। तो आपको करंट के बजट से चेक करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिर ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका ज़्यादा ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, तो 2015 का है, तो ये भी आपका आएगा नहीं, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं इसको। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को 2015 में सम्मिलित किया गया था। तो कहार और तंवर सिंगारिया को सम्मिलित किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष भारत के खाद्यान्न का उत्पादन न्यूनतम था। तो 2009-10 का जो ईयर टाइम था उस टाइम पे जो है भारत का जो खाद्यान्न का उत्पादन न्यूनतम था आपका, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम्स। अब देखिए एक और स्कीम आ चुकी है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने ऊपर उज्ज्वला योजना कराई और जो ये है दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपकी 2015 की है और इसकी जो प्रीमियम राशि थी आपकी वो 12 रुपये प्रतिवर्ष इसकी प्रीमियम राशि थी। तो इसकी प्रीमियम राशि आपकी 12 रुपये प्रतिवर्ष हो जाती है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका आप ईयर भी याद कर लीजिए और इसका आप जो है प्रीमियम राशि भी याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था इसके जो संस्थापक थे वो आपके मेधा पाटकर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बहुत सारे पेपर में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक आपका मेघा पाटकर हो जाएगा। अब देखिए इसी पेपर में आपकी देखिए तीसरी स्कीम आ जाती है। इसी पेपर में 3 स्कीमें रिपीट हुई थी, ये पीसीएस का पेपर है आपका। तो अगली स्कीम आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी कब शुरू हुई थी। तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी।
केवल आप इसका ईयर भी याद करके चले जाएँ तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई आपकी 2015 में, ठीक है। 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा से जो आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है कि 2014 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का मान कितना था, ठीक है। ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको करंट से लिंक करना होता है। 2014 है तो आप 2021 का और 2022 का, 2021 तो आप छोड़ सकते हैं, 2022 और 2023 का आप देख के जा सकते हैं, ठीक है। आयोग जैसे यहाँ पे 2014 हटा देगा, इसको आप 2022 का देख सकते हैं और 2023 का देख सकते हैं, और क्वेश्चन आपके पास सेम रिपीट होकर आ जाएगा, मानव विकास सूचकांक पूछ लिया जाएगा आपके पास। अगला आपका प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है, जैसे कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर नियुक्त किया गया, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके जो आपके प्रथम न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे, ठीक है। एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे अब देखिए यहाँ पे ये भी ओल्ड क्वेश्चन है कि 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। तो ये भी आपको करंट से चेक करना है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, ये तो 63वां है, तो वर्तमान में हो सकता है 68वां हो, 69वां हो, तो इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख के जाना है जो आपका वर्तमान में हो, ठीक है। करंट से लिंक हो जाएगा, 2023 का आप देख के जा सकते हैं। अगला है आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करंट से मैंने आपको पहले बताया, जैसे 2015 आयोग हटा देगा, 2022 का पूछ लेगा आपसे यहाँ पे, तो 2022 का आंसर दामोदर मौजा हो जाएगा, ठीक है। 2023 का भी देख के जा सकते हैं आप इसको, 2023 का भी देख के जाना चाहें तो 2023 का भी आप देख के जा सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अब ये तो जैसे ये भी देखिए, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो मैंने 2021 का लिखा है, ठीक है। 2021 में देखिए दो आपकी धरोहर सूची में शामिल किया गया था, एक तो आपका धौलावीरा है 2022 का 21 का, और एक तेलंगाना का है, ठीक है। तेलंगाना का, इसको मैंने यहाँ पे लिखा था, ये है उसका नाम। एक तो आपका धौलावीरा हो जाएगा 2021 का, और एक आपका है काकतीय रुद्रेश्वर रामापा मंदिर जो आपका तेलंगाना में है, इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो एक धौलावीरा हो गया और एक काकतीय रुद्रेश्वर रामापा मंदिर हो गया, इसको 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को। तो दोस्तों जीएस के क्वेश्चन सेकेंड पेपर के हो चुके हैं, एंड इसमें मैंने आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपको करंट से लिंक करने हैं, ठीक है। जैसे देख रहे होंगे आप कि 2014 का जो करंट पूछा है वो आपका काम का नहीं है, तो उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 2022 से लिंक करना है और 2023 से आपको उस क्वेश्चन को लिंक करना है, ठीक है। जैसे 2016 के क्वेश्चन में उसने पूछा कि ज्ञानपीठ किसे मिला है, तो आपको 2022-23 का देखना है। 2016 के क्वेश्चन में उसने पूछा 2016 में पूछा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, तो आपको 2022-23 का देखना है। 2016 का HDI पूछा है तो आपको 2022 और 23 का HDI देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिंक करके जाना है ताकि आपके एग्जाम्स में जो है उनके आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो सेकेंड क्वेश्चन के GS के पेपर हो चुके कंप्लीट, और मिलते हैं आपको थर्ड पेपर के साथ कल, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी हेल्प के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी मेहनत को अच्छे से करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।